ने कई परिवारों को की जिंदगी को उजाड़ दिया। परिवार अभी उस गम से उभरने में ही लगा हुआ है कि ठगों के निशाने पर परिवार के लोग आ गए। उदयपुर के वल्लभ नगर के रोडेरा गांव में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां प्लेन हादसे में अपनी जान गंवाने वाले वर्दी चंद मेनारिया से ठगी की कोशिश हुई। पहले प्लेन हादसे में उजड़ा परिवार, अब मुआवजे के नाम पर ठगी की कोशिश। पीड़ित परिवारों को टारगेट करते फर्जी अधिकारी। अहमदाबाद एयर इंडिया ड्रीम लाइनर हादसे के रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें अभी तक लोगों के जहन से हटी भी नहीं हैं कि ठगों ने पीड़ित परिवारों को टारगेट कर उन्हें ठगना शुरू कर दिया है। फर्जी अधिकारी बनकर पीड़ितों को करोड़ों रुपए मुआवजे दिलाने का लालच दिया जा रहा है, लेकिन गनीमत रही कि उदयपुर के वल्लभ नगर के वर्दी चंद मनेरिया का परिवार ठगी का शिकार होने से बच गया। लेकिन आरोप है कि अब उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने वल्लभ नगर थाने में रिपोर्ट दी है कि उनके साथ ठगी की कोशिश की जा रही है और धमकियां भी मिल रही हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में मारे गए उदयपुर के रुंडेड़ा गांव के रहने वाले वर्दीचंद मेनारिया के परिवार के सदस्य उस समय सहम गए जब कुछ लोग उनके घर पहुंचे और वर्दीचंद का पासपोर्ट और टिकट की कॉपी मांगने लगे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 17 जुलाई को वर्दीचंद मेनारिया के बेटे दीपक मेनारिया के पास भूपेंद्र नाम के एक शख्स का फोन आया, जिसने खुद को सरकारी प्रतिनिधि बताते हुए बोइंग कंपनी के खिलाफ केस कर 8 से 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाने की बात कही। इसके लिए मृतक वर्दीचंद मेनारिया का पासपोर्ट और टिकट की कॉपी मांगी गई। 18 जुलाई को एक महिला और पुरुष गुजरात नंबर की कार से वर्दीचंद के घर पहुंचे। उन्होंने खुद को सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ बताया और वर्दीचंद की पत्नी से बातचीत की। परिवार को शक हुआ तो उन्होंने बेटे दीपक को बुलाया। आरोप है कि ठगों ने दबाव बनाकर खाली स्टाम्प पेपर पर साइन कराने की कोशिश की और जरूरी दस्तावेज मांगे। मना करने पर कॉल और मैसेज के माध्यम से धमकी दी गई। इससे परेशान होकर परिवार के सदस्यों ने उदयपुर कलेक्टर, उदयपुर एसपी के सामने पेश होकर पूरा मामला बताया। यही नहीं, जो लोग उनके यहाँ आए वो गुजरात नंबर की गाड़ी में आए थे और परिवार के सदस्यों से एक खाली स्टाम्प पेपर पर साइन करवा रहे थे। साथ ही उन्हें 8 से 10 करोड़ रुपए दिलवाने का लालच भी दे रहे थे। वल्लभ नगर थानाधिकारी दिनेश पाटीदार ने बताया कि इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। गौरतलब है कि इस हादसे में राजस्थान के 14 लोगों की जान गई थी, जिनमें उदयपुर जिले के 5 लोग शामिल थे। सवाल ये है कि क्या हादसे के बाद भी पीड़ित परिवार चैन से सांस ले सकता है? क्या अब मुआवजे के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह मौत के सौदागर बन चुके हैं? ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये चेतावनी है हर उस परिवार के लिए जिसने अपनों को खोया है। उनकी बातों से परिवार के सदस्यों को शंका हुई और परिजनों ने वल्लभ नगर थाने में एक रिपोर्ट दी। बताया जा रहा है कि जो लोग उनके आए वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रहे थे खुद को, लेकिन परिवार के सदस्यों को ठग होने की आशंका के चलते पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में लॉरेंस गैंग एक बार फिर से सुर्खियों में है। अमरोहा के मशहूर हकीम के बेटे और लॉ कॉलेज चलाने वाले कारोबारी को विदेशी कॉल के जरिए धमकी दी गई। खुद को लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताने वाले शख्स ने 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी है। डिमांड पूरी न होने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। पुलिस ने पीड़ित को सुरक्षा मुहैया कराई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लॉरेंस गैंग के नाम से और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली दिशोम गुरु के निधन की, शोक संतप्त
परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और देखिए कल्पना सोरेन को ढांढस बंधाते हुए हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा कि आजीवन शून्य जैसा महसूस हो रहा है। उस दौरान की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। और अब बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर लॉरेंस गैंग एक बार फिर से सुर्खियों में है। और क्यों है सुर्खियों में, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लॉरेंस गैंग के नाम से अमरोहा में धमकी। मशहूर हकीम के लड़के को डराया। आरोपी ने कॉल कर मांगी 2 करोड़ फिरौती। अमरोहा के मशहूर हकीम डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी के इकलौते बेटे बुरहानुद्दीन हाशमी को विदेशी नंबर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का है। मशहूर हकीम सिराजुद्दीन हाशमी के बेटे बुरहानुद्दीन हाशमी लॉ कॉलेज चलाते हैं। उनके व्हाट्सएप नंबर पर विदेशी कॉल के जरिए धमकी दी गई है। हेलो हेलो। हाँ, पुराना सुप्रीम बोल रहा है। हाँ भाई, बात कर रहा हूँ, बताइए। भाई राहुल बोल रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से रोहित बुदारा का छोटा भाई। जी भाई, तो आप भाई मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं, क्यों मैसेज कर रहे हैं इस तरीके से? भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, तेरे से देख मैं एक अंदर की बात बताऊँ, तेरे से प्यार प्रेम से बोल रहा हूँ। मेरे को फिरौती चाहिए, 2 करोड़ रुपए की फिरौती चाहिए। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को रेडी हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, वो पैसे चाहिए भाई मेरे को। तो भाई मैंने जो है, क्या मतलब आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या ऐसा करा है जो आप मुझे मेरे साथ इस तरीके से बात कर रहे हैं? वो उस चीज को तो छोड़ दे, क्या किया क्या नहीं किया, तो वो उस बात तो मैं जाना ही नहीं चाहता। तो ये बता दे कि पैसे देने कि नहीं देने, उस चीज को बता मेरे को। तो नगर में एक हकीम कारोबारी के पुत्र डॉक्टर बुरहानुद्दीन हाशमी के नंबर पर एक विदेशी व्हाट्सएप कॉल से फोन आया जिसमें उनको धमकी दी गई है। इस प्रकरण में थाना कोतवाली अमरोहा नगर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया। उनको सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। शीघ्र ही इस घटना को खुलासे के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई, जिससे शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाए। पीड़ित को एक धमकी भरी ऑडियो भेजी गई और कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो 2 करोड़ रुपए दुबई या पुर्तगाल भेजने पड़ेंगे, नहीं भेजे तो जिस समय मैच खेलने ग्राउंड में जाते हो वहीं आपकी हत्या कर दी जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। पीड़ित परिवार धमकी मिलने के बाद खौफ के साये में है। हालांकि पुलिस ने धमकी के बाद परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दी है और जांच में जुट गई है। न्यूज़ 18। तो देशोम गुरु के निधन की खबर के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है और तमाम लोग शोक शब्द तप्त परिवार को ढांढस बंधाते हुए। और इस वक्त ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं, जो सरगंगा राम अस्पताल पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया शिबू सोरेन को। और वहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी मौजूदगी है, कल्पना सोरेन भी वहां पर मौजूद थी। और देखिए इस दौरान की तस्वीरें जहां पर एक युग के अंत होने की बात कही जा रही है। आदिवासी राज्य, आदिवासियों के हित को लेकर देशोम गुरु का योगदान जो है वो इस रूप में याद किया जाता है कि उन्हें अपनी पहचान, उन्हें अपनी ज़मीन, उन्हें अपनी माटी से जोड़ने के लिए देशोम गुरु ने जो कार्य किया वो अजर और अमर रहेगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया, उनके कार्यों को याद किया और कहा कि एक तरीके से ये जो क्षति है वो क्षति अपूर्णीय है, एक युग के अंत होने के जैसा है। सरगंगा राम की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर देशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खुद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की मौजूदगी आपको उनके साथ इस वक्त नजर आ रही होगी। कल्पना सोरेन हमेशा से कहती रही कि बहुत से ज़्यादा बेटे के तौर पर प्यार मिला और आज उनके चेहरे पर वो दर्द, वो भाव और
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शून्य सा महसूस कर रहा हूँ। आज जीवन जैसे शून्य हो गया। जहाँ से पहचान मिली, जिनके हाथों को पकड़कर, उंगलियों को पकड़कर चलना सीखा और वहाँ से राजनीति के इस रास्ते को तय किया। आज झारखंड के लोगों के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, सब कुछ पिता से सीखा और पिता ने जिस तरीके से झारखंड के निर्माण में अपना योगदान दिया, झारखंड के लोगों के पहचान, उनके लिए, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो योगदान दिया, जो कार्य किया, उसने हमेशा मुझे भी प्रेरित किया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दोपहर 3:40 पर रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा दिशोम गुरु का पार्थिव शरीर। जानकारी इस वक्त बड़ी आती हुई एयर एम्बुलेंस से दिशोम गुरु का पार्थिव शरीर जो है वो रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा। वक्त 3:40 का बताया जा रहा है जब रांची एयरपोर्ट पर मौजूदगी होगी और पार्थिव शरीर पहुंचेगा रांची। धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके गुर्गों पर ईडी का शिकंजा कस रहा है और अब छांगुर की पार्टनर नीतू उर्फ नसरीन और नवीन को प्रॉपर्टी बेचने वाले भी ईडी के रडार पर आ चुके हैं। छापेमारी के दौरान मिली जानकारी के बाद ईडी ने इन सभी को पूछताछ के लिए तलब किया है। करोड़ों की जमीन और कोठी की जमीन की खरीदारी और उससे खरीद फरोख्त का ब्यौरा ईडी ने जुटाया और इसी आधार पर पूछताछ की तैयारी है। धर्मांतरण सिंडिकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उनके करीबी नवीन और नीतू उर्फ नसरीन के जमीन सौदों की जांच अब बेचने वालों तक पहुंच गई है। जिन लोगों ने धर्मांतरण सिंडिकेट को जमीन बेची थी, उन पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जमीन बिक्री से जुड़े दस्तावेजों के साथ कई लोगों को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। पिछले दिनों ईडी की टीम ने बलरामपुर में छांगुर के ठिकानों पर छापा मारा और तलाशी ली थी। ईडी के अफसरों ने छांगुर के गुर्गों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। इस दौरान छांगुर के मधुपुर कोठी के अलावा उनके पैतृक गांव में भी ईडी के अफसरों ने छापेमारी के दौरान जानकारी जुटाई थी। 5 दिन की कस्टडी रिमांड के दौरान ईडी को गोलमोल जवाब देता रहा छांगुर ने ईडी से पूछताछ में बताया है कि सभी संपत्तियां और बैंक खाते नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जलालुद्दीन के नाम पर हैं। उसने ये भी कहा कि आगे की जो भी पूछताछ करनी है वो इन दोनों से की जाए ताकि वो बेहतर बता सकें अगर पुलिस को लग रहा है कि इसमें कुछ भी गलत हुआ है। अवैध धर्मांतरण के आरोपों से साफ साफ कन्नी काटी है छांगुर ने। जानकारी जुटाने के बाद ईडी ने अब छांगुर सिंडिकेट से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करने वालों पर नजरें टेढ़ी कर ली हैं। कोठी की जमीन बेचने वाले सगे भाई तलब 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन 1.25 करोड़ में बेची। मधुपुर के पूर्व प्रधान जुम्मन भी 5 अगस्त को तलब। जुम्मन ने 42 लाख में नवीन को बेची थी जमीन। अफसर अली, इक्तिदा खान, वसीम से होगी पूछताछ। शमीम मलिक, मालिक अली और शहजाद का भी नाम। ईडी ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है जिन्होंने छांगुर और उसके गुर्गों को जमीन बेची थी। नीतू की जिस कोठी को हाल ही में ध्वस्त किया गया, उसकी जमीन बेचने वाले दुर्गेश त्रिगुणायक और संतोष त्रिगुणायक से पूछताछ की गई है। दोनों भाइयों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन करीब 1.25 करोड़ रुपए में बेची थी। इस कोठी से जुड़े एक अन्य मामले में मधुपुर के पूर्व प्रधान जुम्मन खान को 5 अगस्त को ईडी ने तलब किया है। बताया गया है कि जुम्मन ने नवीन को 42 लाख रुपए में जमीन दी थी। इसके अलावा कई अन्य लोगों को भी ईडी ने तलब किया है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उनके करीबी नवीन व नीतू उर्फ नसरीन के जमीन सौदों की जांच अब बेचने वालों तक पहुंच गई है। ईडी ने इन लोगों को जमीन बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने समस्त दस्तावेजों के साथ जमीन बेचने वालों को लखनऊ कार्यालय पर पूछताछ के लिए तलब किया है। गौरतलब है कि 17 जुलाई को ईडी ने छांगुर के करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब उन सभी को नोटिस भेजकर लखनऊ ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जाहिर है करोड़ों की जमीन खरीद फरोख्त का हिसाब अब ईडी की टीम करेगी और धर्मांतरण के जल्लाद से कई सवालों पर पूछताछ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी जयपुर में बीते 48 घंटे की प्रचंड बारिश के बाद मानसागर झील पर चादर
चढ़ने लगी है और दृश्य बेहद मनोहारी है, लेकिन इसके पीछे छिपी खतरनाक सच्चाई शहर के जल प्रबंधन की पोल खोल रही है। राजधानी जयपुर में पिछले 3 दिन से लगातार जारी रही अति भारी बारिश के बाद में अब जो जल भराव है और जल निकासी है वो राजधानी जयपुर के लिए बड़ी समस्या बनने लगी है। राजधानी जयपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी झील मानसागर झील पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गई है। इस झील के बाहर पानी निकल करके अब निचली बस्तियों की ओर बढ़ने लगा। में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने वर्षा जल को एकत्रित करने और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए मानसागर झील का निर्माण कराया था। लेकिन अरावली की तलहटी में बनी ये झील अब शहर के सीवरेज और बारिश के पानी का ठिकाना बनकर रह गई है। इस समय पहाड़ों से बहकर आने वाला पानी शहर की कॉलोनियों का बरसाती बहाव और सीवरेज सब मानसागर झील में डाइवर्ट हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि झील अपनी अधिकतम क्षमता को पार कर रही है। मानसागर झील से प्राकृतिक जल निकासी मार्ग जो वर्षों पहले मौजूद था, अब अवैध निर्माणों और अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है, जिससे अतिरिक्त पानी झील से निकलकर दिल्ली रोड हाईवे पर बहने लगा है। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समय